So please note the questions in your copy. So question है, it is 3.3 NCERT back exercise. So let us write the statement first. No need to open the book, just focus on the question. Depict the galvanic cell in which the reaction दिया हुआ है. It is given in the question. कहता है ये रिएक्शन हो रहा है कोई गैल्वेनिक सेल है. गैल्वेनिक सेल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें ये रिएक्शन हो रहा है. ठीक है. इन विच दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस. तो डिपिक्ट, पहला तो उसने डिपिक्ट बोल दिया. डिपिक्ट का मतलब है वो तुमसे पूछ रहा है कि सेल रिप्रेजेंटेशन बना के बतानी है. सेल रिप्रेजेंटेशन जैसे हमने सीखी थी उसमें रिएक्शन ये हो रहा है. और उसने 3 पार्ट फर्दर बताए हैं कि ये भी निकालो. विच ऑफ द इलेक्ट्रोड, कहता कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होगा. कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होगा. और सेकंड पार्ट पूछ रहा है द कैरियर्स ऑफ करंट in the cell, कि what will be the carriers of current in this cell in which the above reaction occurs. थर्ड पार्ट हमको निकालना है, हमको लिखना है रादर इंडिविजुअल रिएक्शन पूछा है उसने एट ईच इलेक्ट्रोड. ठीक है. इस टॉपिक में बेटा काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं. तुम लोग आई होप सो कि कल के लेक्चर के बाद एक अच्छा खासा मटेरियल हमारे पास हो जाएगा. तो इसकी भी मैं तुमको एक असाइनमेंट भेजूंगी. इसमें प्रैक्टिस ज़रूरी है. काफ़ी क्वेश्चंस तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे तभी तुम्हारा एक बेस बनेगा. चलो इसको सॉल्व करते हैं. अब रिएक्शन दे रखा है, पोटेंशियल्स नहीं दे रखी इसमें. रिएक्शन से भी पता चल जाता होता है कैथोड एनोड कौन है. पोटेंशियल से भी पता चल जाता है, रिएक्शन से भी. पोटेंशियल से हमें पता करना आता है, रिएक्शन से और भी आसान है. कैसे? तुम इसमें मुझे बता सकते हो कि जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है क्या सिल्वर की. मान्या जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है. आता है ये सबको. यहाँ पे जिंक न्यूट्रल फॉर्म में है, यहाँ पे प्लस फॉर्म में है, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया. तो जिंक की क्या हुई? ऑक्सीडेशन. जशन प्लीज आंसर कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या बनता है, नोड के कैथोड. क्या पूछा मैंने? जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या बनता है? एनोड. बिल्कुल ठीक. तो हमें पता चल गया कि जिंक एनोड बनेगा. जिंक एनोड बनेगा. अब इस पता ही चल रहा है दूसरा कैथोड है. तो सिल्वर क्या है? कैथोड है. मोर ओवर सिल्वर की रिडक्शन हो रही है. ठीक है. अब रिप्रेजेंटेशन करनी सिखाई थी ना सेल की, कैसे करते थे. जिंक सॉलिड, फिर उसके आयंस. कंसंट्रेशन दे नहीं रखा तो C1 लिख लो. डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज. फिर सिल्वर के आयन C2. कंसंट्रेशन पता नहीं है. सिंगल वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? फेज बाउंड्री. ये अच्छा, यहाँ पे 2 लिखने की ज़रूरत नहीं बेटा. रिप्रेजेंटेशन में बैलेंसिंग का कुछ नहीं लेना देना होगा, वो रिएक्शन में बैलेंसिंग ज़रूरी होती है. सो दिस विल बी सेल रिप्रेजेंटेशन. फर्स्ट पार्ट पे आते हैं. निखिलेश प्लीज आंसर विच ऑफ द इलेक्ट्रोड विल बी नेगेटिवली चार्ज. विल इट बी जिंक और विल इट बी सिल्वर? निखिलेश, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव चार्ज किस पे आता होता है? आर यू लिसनिंग? नेगेटिव चार्ज कैथोड पे आता है क्या एनोड पे?
सॉरी, नहीं बेटा, कैथोड पे नहीं आता है, नोड पे आता है। नेगेटिव चार्ज एनोड पे आता है, याद करो, बताया था आपको। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन का सोर्स होगा, तो एनोड पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और इस केस में एनोड जिंक है, तो आंसर होगा जिंक इलेक्ट्रोड विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड। प्लीज टेक केयर अबाउट दीज पॉइंट्स। ये फ्री के नंबर हैं, ये कुछ नहीं है। ये तो ध्यान रखना है कि कौन से सेल की बात हो रही है। दूसरा तो अभी अपन ने छेड़ा ही नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही पढ़ रहे हैं। कैरियर ऑफ करंट, कैरियर ऑफ करंट मतलब करंट कौन लेके जाता है, इलेक्ट्रॉन लेके जाते हैं, बट दोनों लिख देना इसमें। इलेक्ट्रॉन करंट के कैरियर होते हैं एक्सटर्नल सर्किट में। कौन से सर्किट में? एक्सटर्नल। और इंटरनल में कौन होता है पिया? ये सेल था ना, ये एक्सटर्नल सर्किट है। अंदर सॉल्ट ब्रिज किसके थ्रू मूव करते हैं? आयंस। तो ये भी लिखना है, आयंस विल बी द कैरियर ऑफ करंट इन द सेल, ऐसे लिखोगे, लिख लोगे आयंस डाल के, दे विल बी द कैरियर्स ऑफ करंट इन द सेल। वैसे उसने इन द सेल ही पूछा है तो एक्चुअल आंसर आयंस है, बट ये भी लिख देना तुम लोग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। नाउ इंडिविजुअल रिएक्शन। अर्गुन, इंडिविजुअल रिएक्शन मतलब कैथोड पे क्या हो रहा है, नोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है, अलग अलग बताना है। दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन। नाउ व्हाट विल बी द इंडिविजुअल रिएक्शन एट एनोड? yes, what you will write? Zinc solid changes to this. And what will be the individual reaction at cathode? Now try to write it in the balanced form, क्योंकि रिएक्शंस जब लिखते हैं तो बैलेंस कर लेना चाहिए। वैसे इसमें इतना फर्क नहीं है, आप ऐसे भी लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। जब पूरा लिखना होता है तब वो ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है कि बैलेंस्ड हो, बट इट विल बी बेटर इफ यू राइट इन दिस फॉर्म। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Hargun, Yes, Akshit, Pia? Yes, ma'am. Okay, good. Yes, ma'am. So now अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो तुमको कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन ऐसे फटाफट निकलेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से करना, है तो आसान बट कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन देखो क्या है, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमको कुछ पोटेंशियल की वैल्यूज दे रखी हैं, ये डाटा सारा दिया हुआ है, इट इज अ पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल। पहले पोटाशियम की दे रहा है, फिर सिल्वर की दे रहा है, उसके बाद मरकरी की दे रहा है। तुम लोग स्कूल की क्लासेस लगा रहे हो या सिर्फ ट्यूशन वाले लगाते हो? मैम स्कूल की मैं तो लगा रही हूँ। मैं भी लगा रही हूँ मैम। फिर तो काफी एक्टिव हो जाता होगा तुम लोगों का, है ना? मैम अभी तक सॉलिड स्टेट ही चल रहा है वहाँ तो। नहीं वैसे पूछ रही हूँ, टाइम काफी टाइम कंप्यूटर के आगे हो बैठ, जाता मैम, हो जाता। काफी टाइम कंप्यूटर पे। बीच बीच में अपना कुछ करते रहा करो, मतलब सारा टाइम बैठे रहोगे तो बिल्कुल ही आंखें वो हो जाएंगी, काफी स्ट्रेस आता है स्क्रीन से। मैम 4 ट्यूशन होती है, फिर 3 क्लासेस होती हैं, इतना कहाँ टाइम लगता है। नहीं फिर भी +1 के बच्चे तो बोल रहे थे मैम बहुत हेक्टिक हो जाता है, हम सारा दिन मैम मतलब बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है, मैं भी वही कह रही हूँ, सारे दिन तो मैम टाइम ही नहीं मिलता कुछ करने का। स्कूल की क्लासेस खत्म होते हैं, साथ के साथ ट्यूशन। हाँ वही। हाँ,
आपको तो फीलिंग नहीं आ रही होगी कि घर पे बैठे हैं ना, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, लगता तो बल्कि नहीं। बस मैम एक अब और आपकी भी क्लास प्रोजेक्ट। में वो मिलता है थोड़ा 2 आवर्स का चलो ब्रेक। ठीक है, थोड़ा फ्रेश हो जाते हो, उसके बाद बस सो जाते होगे फिर सीरियल देख के, है ना, ऐसा है? फोन जो चला मैम के इतने मैम दिन का सो काम मिलता है। ओके, नहीं नहीं, रिफ्रेशमेंट भी ज़रूरी है। ओके, अच्छा आपके पास ऑप्शन है, आप लोग सभी मुझे बता देना, क्योंकि अभी तो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि फ्राइडे तक क्लास लगी, सैटरडे को आप प्रिपेयर कर लो और संडे को दे दो। इफ़ यू वांट कि संडे फ्री रखना है तो सैटरडे, और सोच के कल मुझे बता देना, दोनों ऑप्शंस हैं। मैम सैटरडे ले लेना प्लीज, संडे को नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो जस्ट ऑप्शन दिया था, जैसे आपको ठीक है, सैटरडे ही रख लेते हैं, संडे फ्री रख लेते हैं, ठीक है, ओके। तो अब आगे क्वेश्चन है, ये सारा बेटा डाटा दिता हुआ है, फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अरेंज दीज मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। मैं कराऊंगी इस क्वेश्चन को, मैं कैसे कैसे प्रोसीड करूंगी ना, मैंने आपको वो सिखाना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज होने के चांस बहुत रहते हैं, कई बार क्या होता है, आता होता है फिर भी हम गलत कराते हैं, तो एक जिसे बोलते हैं ना, एक स्ट्रेटजी रखनी है कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है। जैसे कल हमने जब लास्ट में एप्लीकेशन यही वाली की थी, टू कंपेयर द रिलेटिव रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर्स, ठीक है, वही क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया। अब देखते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। तुम लोग क्या करना, स्टेप्स नोट कर लेना कि मैं कैसे सिखा रही हूँ, आंसर तो कहीं पे भी मिल जाएगा, है ना, सीखना है। देखो हमको दे रखा है पोटेशियम, सिल्वर, मरकरी, मैग्नीशियम, क्रोमियम, ये कुछ एलिमेंट दिए और उन एलिमेंट्स की पोटेंशियल दी है। पहली बात तो तुमको ये पता है कि कुछ नहीं लिखा तो रिडक्शन पोटेंशियल है, और मोर ओवर साइन से भी पता चल रहा है, साइन ये रिडक्शन वाले हैं सारे, रिडक्शन वाले साइन का मतलब जैसे आयन पहला लिखे है उस तो बाद न्यूट्रल फॉर्म लिखी है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करके, पॉजिटिव आयन है तो इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल से चेंज होएगा, मतलब ये नहीं दस रहा भी ये रिएक्शन होगा, इस साइन का ये मतलब होता है कि जो पोटेंशियल दे रखा है वो रिडक्शन वाला पोटेंशियल है। ऑल दीज ऐसे ही हैं कि पहले पॉजिटिव है फिर न्यूट्रल है, पॉजिटिव न्यूट्रल, पॉजिटिव न्यूट्रल, पॉजिटिव न्यूट्रल, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, पहली बात। अब हमने इन सभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, इनकी रिड्यूसिंग पावर का। रिड्यूसिंग पावर बराबर होता है रिड्यूसिंग एजेंट के। हमने देखना है कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा वीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये मतलब है। तो पहली लाइन क्या पता चली, इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर की ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, मतलब ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀਕ रिड्यूसिंग एजेंट है वो ਇੱਥੇ, उससे स्ट्रॉन्ग यहाँ, फिर उससे स्ट्रॉन्ग, फिर उससे स्ट्रॉन्ग, फिर उससे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। जितना जल्दी वो ऑक्सीडाइज होगा, ध्यान से सुनना, जितना जल्दी वो ऑक्सीडाइज होगा उतना वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। जितना जल्दी ऑक्सीडाइज होगा उतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। अब देखते हैं कौन जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कैसे पता चलेगा। इनकी रिडक्शन पोटेंशियल तो दे रखी हैं, तो मैं रिडक्शन पोटेंशियल्स की बजाय इनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स लिख लेती हूँ। क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि मुझे देखना है कि कौन जल्दी ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन ऑपोजिट हो जाएगा। मैंने सभी की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स लिख ली।
वोल्ट में है। दोबारा क्या था फंडा, कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट में एक्ट करना, लिखना है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं कि नहीं होते, कितनी जल्दी, जो जितनी जल्दी ऑक्सीडाइज होगा उतना वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। अब जितनी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा उतना वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या बोल रही हूँ मैं, जितनी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ी उतना वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब तुम देखो, इसमें से सबसे बड़ी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पोटेशियम की है, प्लस में है ना ये। इसका मतलब क्या है कि सबके कंपैरेटिवली पोटेशियम की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है ऑक्सीडाइज होने की। ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, वो सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और सबसे कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी है, सिल्वर की। सिल्वर की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू बहुत घट है, मतलब सिल्वर बहुत बुरा ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट है। कि क्या मैं, सिल्वर दी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज वेरी लेस, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत कम, मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करना नहीं चाहता, तो सबसे बुरा रिड्यूसिंग एजेंट सिल्वर है। उसके बाद मरकरी है, उससे बड़ी वैल्यू क्रोमियम की, उससे बड़ी वैल्यू मैग्नीशियम की, उससे बड़ी वैल्यू पोटेशियम की। सो दिस इज योर आंसर। अब मुझे बताओ किस किस को समझ में पूरा आ गया। मैं रिपीट तो एक बार करूंगी ही, तो पहले मुझे बता दो कोई ऐसा है मैम आ जिसको गया पूरा समझ। आ गया समझ। यस मैम आ गया। ओके, जिसको बिल्कुल भी नहीं आया थोड़ा अपना बताओ बेटा, मैं उसी ढंग से फिर और कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। मैम वैसे हम इसको अकेले रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से भी कर सकते थे। हाँ वैसे भी कर सकते हो, बट वही है कि अभी आपका ज़्यादातर बच्चे डायरेक्ट समझ नहीं पाते, तो मैंने इजी ओके तरीका ठीक बता है, दिया। ठीक है। प्रिया, हरगुन, यस मैम, थोड़ा थोड़ा तो आ गया। जशन, निखिलेश, जा बेटा एक बार फिर देख दें। वी आर प्रोवाइडेड विद सम एलिमेंट्स, ठीक है, कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं और वो बोल रहा है कि उन एलिमेंट्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बनाओ। रिड्यूसिंग एजेंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब कौन बुरा रिड्यूसिंग एजेंट है, फिर उससे अच्छा, फिर उससे अच्छा, फिर उससे अच्छा, फिर उससे अच्छा। रिड्यूसिंग एजेंट होता कौन है, जो ऑक्सीडाइज हो जाता है। जितनी जल्दी कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इलेक्ट्रॉन लूज करना किससे पता चलता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से। तो रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में बदल लेना, ये बेस्ट मेथड है, इससे गलती नहीं होती। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, जितना जल्दी ऑक्सीडाइज होगा उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सबसे हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है, तो सबसे कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका है, मतलब कम का मतलब क्या है, लेस। लेस मतलब होना नहीं चाहता ऑक्सीडाइज, तो बुरा रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद इसकी वैल्यू बड़ी है, तो ये थोड़ा सा जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, तो थोड़ा सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर इसकी वैल्यू और बढ़ गई तो और जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, अच्छा है, और बढ़ गई ऐसे। ठीक है, ये स्ट्रेटजी रखना, तो इससे कभी गलत नहीं होगा आपका। तो ये आपका एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 3.2। अब आगे चलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बाकी मैं आपको वर्कशीट बना के दूंगी इसके लिए। अब अगला टॉपिक लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक, नॉन्स्ट इक्वेशन। मतलब इस चैप्टर का ऐसे कह लो, ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। नॉन्स्ट इक्वेशन बोलते हैं इसको। अब कल जशन ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मैम हम स्टैंडर्ड स्टेट पे 1 मोलर कंसंट्रेशन लेके चलते हैं, या गैशियस इलेक्ट्रोड होता है तो हम 1 बार प्रेशर लेके चलते हैं, कंसंट्रेशन बदलेगी तो क्या होगा, ये जशन ने पूछा था, या प्रेशर बदले तो क्या होगा, ये भी माइंड में आ सकता है। तो याद रखना बेटा, कंसंट्रेशन के बदलने से पोटेंशियल चेंज होता है, टेम्परेचर के बदलने से भी होता है और कंसंट्रेशन के बदलने से भी होता है। बट हमारे सिलेबस में सिर्फ इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है,
कि कंसंट्रेशन मैं चेंज कर दूं, स्टैंडर्ड वाली कंडीशंस ना रखूं, तो मेरी पोटेंशियल पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, वो हमें नॉन्स्ट इक्वेशन बताती है। तो नॉन्स्ट इक्वेशन क्या बताती है? Basically you can say it gives us electrode potential and EMF of cell when it is not in standard conditions. स्टैंडर्ड कंडीशन में वो नहीं है तो पोटेंशियल कितनी होगी, या सेल पूरे की बात कर रहे हैं तो ईएमएफ कितनी होगी। स्टैंडर्ड कंडीशंस में नहीं है मतलब कंसंट्रेशन इज नॉट इक्वल टू यूनिटी एंड प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट इक्वल टू 1 बार। टॉपिक समझ में आ गया होगा आपको। तो वो हमें नॉन्स्ट इक्वेशन बताती है। अब मैं तुमको ये बताने लगी हूँ कि नॉन्स्ट इक्वेशन क्या होती है, कैसे अप्लाई करते हैं। तो लेट्स सी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, नॉन्स्ट इक्वेशन लगाते टाइम हम रिडक्शन पोटेंशियल्स यूज़ करेंगे। कौन सी पोटेंशियल्स यूज़ करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ करेंगे। एंड because we are using reduction potentials, so we will write the reaction in form of reduction की फॉर्म में रिएक्शन लिखेंगे। पहले मैं तुमको एग्जांपल दे देती हूँ, फिर मैं उसको जनरलाइज करूँगी। जैसे मान लो जिंक की इलेक्ट्रोड, हमने बोला था जिंक की इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इट्स ओन आयंस। जैसे जिंक सल्फेट ले लिया था हमने, कोई भी मतलब जिंक के आयंस का सॉल्ट हो सकता है, तो हमने कंसंट्रेशन 1 मोलर रखी थी। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है तो पोटेंशियल कितनी होगी, ई कितनी होगी। अब मैं ई नॉट नहीं लिखूंगी, है ना, क्योंकि ई नॉट तो हम स्टैंडर्ड के लिए रखते हैं। ई किसके लिए? जब कंसंट्रेशन चेंज हो गया। तो बट ई और ई नॉट में कुछ रिलेशनशिप होता है। ई क्या है? जब कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है। ई नॉट क्या है? जब कंसंट्रेशन 1 मोलर है। टेम्परेचर दोनों केस में आप 25 डिग्री सेल्सियस ही लेके चलते हैं, या कह लो 298 केल्विन ही लेके चलते हैं। फाइन। तो इनका क्या रिलेशनशिप है? अब जैसे मैंने जिंक और जिंक के आयंस आपको बताए, मैं जनरलाइज करूं तो मैं क्या लिख लूँगी? कोई भी मेटल एम उसके खुद के आयंस की प्रेजेंस में, तो ये जनरल इक्वेशन बन जाएगी। तो मुझे पता है कि जब भी मुझको नॉन्स्ट लगानी है, मुझे रिडक्शन की फॉर्म में रिएक्शन लिखना है। रिडक्शन मतलब आयन ने और इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है। Now I am going to write the nonst equation. E is equal to E naught minus RT by NF ln concentration of M upon ions concentration. It is a basic form. इसको मैं simple form में बनाऊंगी. But why I am writing the basic form as well? Like sometime NEET में या JEE में कोई भी तुम एग्जाम देते हो तो वो बेसिक फॉर्म में भी पूछ सकता है। ठीक है। अब मैं बताती हूँ। ई तो पता है तुमको, ई क्या है? क्या लिखना चाहिए मुझे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट गिवन कंसंट्रेशन, कि जो कंसंट्रेशन दे रहा है उस पे पोटेंशियल कितना है। हर गुण ई नॉट क्या है? Argun, can you listen to me, beta? What is E naught? Please reply. Pure electrode at given at 1 molar. Yeah, standard. We will use the word standard electrode potential when the concentration is 1 molar. That comes in the word standard only. अब ये दोनों चीज़ें पता चल गई। R होता है गैस कांस्टेंट, जो तुमने +1 में पढ़ा था, बट उसकी जो वैल्यू हम यहाँ पे लेके चलते हैं वो ये वाली लेनी है, 8.314 joule per Kelvin per mole. It has lot many values, but this value is used in Nernst equation. And what is N?
n is the number of electrons involved, sorry, number of electrons। इसका मतलब क्या है, जैसे ये तो जनरल हो गया ना, n लिख दिया था मैंने। जिਵੇਂ मान लो जिंक है, जिंक ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਏ ਨੇ, 2, ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। डिपेंड करेगा भी तुसी केड़ी इलैक्ट्रोड की गल कर रहे हो। तो अगले पेज पे चल रही हूँ मैं। एफ होता है फैराडेज कांस्टेंट। एफ क्या होता है? फैराडेज कांस्टेंट एंड इट हैज़ वैल्यू 96500 कूलम्स। ठीक है। अच्छा, आपने लॉग लूप पढ़ रखा है क्या? नेचुरल लॉग वगैरह पता है? लॉग टू द बेस 10। यस मैम, वन अच्छा, मैं थोड़ा सिखा दूंगी, जितना तुमको केमिस्ट्री में चाहिए मैं सिखा दूंगी। देखो जरा, अब ये बेसिक फॉर्म हो गई। मैं अगले पेज पे गई थी तो पहले मैं चलो दोबारा लिख देती हूँ। ये फैराडेज कांस्टेंट 96500 सेल्सियस है। कूलम सेल्सियस। अच्छा, चार्ज होता है बेटा, कूलम है। अच्छा मेरी गल सुनो जरा, ये हुंदा बेटा नैचुरल लॉग। नैचुरल लॉग ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ log to the base e ਵਗੈਰਾ यूज ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ log ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ वो ਹੁੰਦਾ log to the base 10। तो याद रखना, जब भी, मेरी बात सुनो चुप करके, जब भी हम नेचुरल लॉग को इसमें कन्वर्ट करते हैं ना, तो हमको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या बोला मैंने? देखना जरा, ई निकालनी है मुझे, ई नॉट के साथ लिंक्ड है, आर की मैं वैल्यू पुट कर दे रही हूँ। टेम्परेचर तुमको पता है 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में वैल्यू पुट करते हैं 298। एन को हम नहीं वैल्यू पुट कर सकते, क्यों? वो डिपेंड करेगा कि तुम्हारे पास कौन सा इलेक्ट्रोड है। फैराडे कांस्टेंट हमेशा ओना ही रहना। नेचुरल लॉग नो आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू लॉग टू द बेस 10, सो आई विल राइट 2.303। अब ln का लॉग बन जाएगा। ओके, एक चीज और, ऐसा था, ठीक है। तो यहाँ ये बेटा जो सिंबल होता है ना, ये कंसंट्रेशन के लिए यूज करते हैं। और ये नीचे भी मैंने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट डाली है, ये कंसंट्रेशन है। इक्विलिब्रियम चैप्टर था ना +1 में, उसमें सिखाया गया था। प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन बेटा जी 1 लेके चलते हैं। कितनी लेके चलते हैं? 1। तो ये जो है ना m, ये प्योर सॉलिड है। कोई भी तुम लोगे, जैसे जिंक का मैंने रिएक्शन लिखा था, प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन हमेशा 1 है। तो m की बजाय मैं 1 लिख दूंगी, पता चल जाएगा। और न्यूमेरिकल कराऊंगी, ये हमेशा 1 ही आएगा। नीचे आयंस की कंसंट्रेशन वो तो दे रखी होगी, ठीक है। अब देखो, एक फॉर्म ये बन गई नॉन्स्ट की, दूसरी इसी से निकली है। ये कई बार ये आ जाती है पेपर में। अब क्या करें? अब बहुत आसान है, इसको मल्टीप्लाई सारा करके देखो। ये सारा मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ना तो ये बहुत आसान बन जाएगी। E इज इक्वल टू ई नॉट, ये सारा बेटा करके इतना आता है 0.0591 n log 1 अपॉन ये। अब 1 क्यों आया वो मैंने बता दिया तुमको, न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल पता चल जाएगा, बट 99% केसेस में ये इक्वेशन से तुम्हारा काम बन जाएगा। मैं आपको रिकमेंड तो करूँगी कि आप बेसिक फॉर्म से बनानी सीखो, बट आपने मान लो सिर्फ बोर्ड ही करना है, अब बाकी और कुछ आपका एम नहीं है, तो आप खाली ये याद रख के भी काम चला सकते हो। बट पता होना चाहिए क्या क्या है। ई क्या है? गिवन कंसंट्रेशन पे पोटेंशियल। ई नॉट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब जो 1 होगी कंसंट्रेशन। एन की है किन्ने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व ने। ये कितों आया है? सारा कर करा के आंदा है वैल्यू। अब लॉग मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ऑलरेडी मैं मल्टीप्लाई इसमें दे चुकी हूँ। 1 क्यों लिखा है? क्योंकि वो प्योर सॉलिड था अपॉन आयंस की कंसंट्रेशन। ये नॉन्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से शुरू हुई यहाँ तक पहुँची, ठीक है। अब मैं तुमको इसके न्यूमेरिकल्स कराने स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, कल ना आज मैं तुमको न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, कल मैं तुमको ये सिखाऊंगी कि लॉग और एंटी लॉग कैसे देखते हैं।
आज हम कैलकुलेशंस मतलब लॉग वाली छोड़ देंगे वहीं पे। कल मैं तुमको डिटेल में ये समझा दूंगी लॉग टेबल से भी और बिना लॉग टेबल से भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं इसका। एनी डाउट्स? नो मैम। ओके, अब मुझे क्वेश्चन उठाने दो, फिर तुमको पता चलेगा कि कैसे इसको करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखना। जिंक रॉड इज, कितना टाइम रह गया है खत्म होने? 6 मिनट पे। चलो काम कर दिया, फिर अपन नवी मीटिंग कर लेने, फिर विचों होना पड़ेगा। प्लीज रीजॉइन। सो ये न्यूमेरिकल है, एक क्वेश्चन दे रहा है आपको, देखना ध्यान से। क्या बोल रहा है? कहता है जिंक रॉड इज डिप्ड इन, जिंक की रॉड है, मैं कराऊंगी, ध्यान देना, जल्दबाजी नहीं करनी। उसको डिप किया जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, बट द कंसंट्रेशन दिस टाइम इज 0.1 मोलर एंड द सॉल्ट, सॉल्ट कौन सा? जिंक सल्फेट की बात कर रहा है। इट इज 95% डिसोशिएटेड। कहता वो पूरा नहीं ब्रेक हुआ सॉल्ट, वो सिर्फ 95% ब्रेक हुआ। ठीक है, देखते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल गिवन दैट, जिंक की स्टैंडर्ड वाली दे रखी है और आपसे गिवन कंडीशन वाली पूछी है। अब आपको लग रहा होगा कि 0.1 होनी चाहिए थी स्टैंडर्ड में, बट अब 1 है नहीं, इसलिए वैल्यू चेंज हो गई, 0.1 है। बट एक्चुअली कंसंट्रेशन 0.1 भी नहीं है, कंसंट्रेशन उससे भी कम है। क्यों? जिंक बेटा जिंक आयंस के कांटेक्ट में है ना। जिंक आयंस किसकी फॉर्म में है? जिंक सल्फेट की। बट जिंक सल्फेट इसने जो दिया ना वो पूरा नहीं ब्रेक हुआ, वो ब्रेक होके ही आयन देता होता है। कोई भी सॉल्ट ब्रेक होके आयन देता है। सॉल्ट को हम यूजुअली 100% डिसोशिएटेड ही मानते हैं, बट इसने स्पेसिफाई कर दिया कि वो 100% नहीं डिसोशिएटेड। डिसोशिएटेड मतलब ब्रेक नहीं हुआ पूरा, 95% ब्रेक हुआ। इसका क्या मतलब है? सॉल्ट 100 होता तो 95 ब्रेक होता, बट सॉल्ट है कितना? 0.1 मोलर कंसंट्रेशन का। इसका मतलब इतना, जिंक आयंस की कंसंट्रेशन इतनी है। क्या तुम लोग ये बात समझ पाए? मैं रिपीट करती हूँ। उसने बोला कि जिंक सल्फेट 0.1 मोलर कंसंट्रेशन का है। आगे हम उसी को आयंस की कंसंट्रेशन ले लेते हैं, बट इस केस में चेंज है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट पूरा ब्रेक नहीं है बेटा जी। सॉल्ट ब्रेक करेगा तभी तो आयन मिलेंगे। आगे अपन मान लेते हैं कि 0.1 था तो 0.1 ही ब्रेक हुआ, तो ये भी 0.1 होगा। बट अब पूरा ब्रेक नहीं है, सिर्फ 95% ब्रेक है। तो 0.1 कंसंट्रेशन दी थी उसने, बट उसमें से एक्चुअल में ब्रेक कितना हुआ? इतना। जितना ब्रेक होगा उतनी ही जिंक आयंस की कंसंट्रेशन होगी। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? यस मैम। आई एम नॉट गेटिंग द रिप्लाई आई वांट। Yes, ma'am. मैंने तुमको बताया था नॉन्स इक्वेशन लगानी है। कैसे पता चला नॉन्स लगनी है? पता ही लग रहा है कि कंसंट्रेशन बदली है, पोटेंशियल पूछे है, था नॉन्स का क्वेश्चन है। अब नॉन्स लगाने के लिए इक्वेशन रिडक्शन की फॉर्म में लिखनी होती है, उसके बाद नॉन्स इक्वेशन लगाओ। एंड वाली फॉर्म यूज कर रही हूँ। लॉग, हमने इधर एम लिया था ना, तो हम ऐसे लिखेंगे। मैं एक बार पूरा लिख लिया, 1 भी लिख सकते हो तुम। अब ई तुमको निकालना है। ई नॉट दे रखा है, दे रखा है। देखो उसने रिडक्शन वाली ही दी हुई है, कई बार जान के ऑक्सीडेशन वाली दे दिंदा, बट वैल्यू रिडक्शन वाली पुट करनी है इक्वेशन। एन की वैल्यू कितनी आएगी? N2 आएगा log. Now pure zinc concentration is 1. What is the concentration of zinc ion? We have just calculated. That is 0.095. This is the zinc ion concentration. The square bracket represent concentration. Now we need to solve all this to get the E value.
वैल्यूज पुट करनी तो तुम लोगों को आ गई है, कुछ पूछना तो बताओ। अब मैं थोड़ा बहुत तुमको सिखाती हूँ, बाकी और डिटेल में कल सिखाऊंगी। पूछते जाना, कोई डाउट हुआ देखो। फिर बताया था शुरू में कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन भर भर के आएंगे, फिर मत कहना बताया नहीं। लॉग के बेटा 3 बेसिक फार्मूलाज होते हैं। लॉग m रेज टू पर n आगे आ जाता है, आते होंगे वैसे ऑलरेडी, आई होप तुमको। डिवाइड में होता है तो ये माइनस में आता है। मल्टीप्लाई में होता है लॉग तो ये प्लस में आता है। पढ़े हुए हैं कि नहीं? पढ़े हुए हैं मैम। ये 3 बहुत यूज होने हैं केमिस्ट्री में तो स्पेसिफिकली, बाकी फिजिक्स वगैरह का मुझे पता नहीं, इतना पूछ लेना सर से। m रेज टू पर n है तो आगे आ जाएगा, डिवाइड में है तो माइनस होता है, मल्टीप्लाई में है तो प्लस होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आनी चाहिए आपको। ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ अपनी कॉपी च प्रॉपरली, मतलब जिथे तक मैं करा रही हूँ उथे तक करके बाकी छाड़ देना, कल अपन सीखेंगे। अच्छा इतना तो पता है ना कि इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इतना मैथ तो आता होगा। यस मैम। ये डिवाइड बाय 1000 ऊपर चला गया। अब ये देखो डिवाइड वाला है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा 0.059। अब यहाँ पे एक बड़ी ब्रैकेट डाल लो, क्योंकि इस सारे के साथ ये लॉग वाली सारी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। तो log m by n, इट इज log m माइनस log n। इज इट क्लियर कैसे लिखा है ये? ठीक है, अब देखो इधर चल रही हूँ उसके बाद में। अच्छा एक बात देखो, क्या मैं 1000 को log 10 रेज टू पर 3 लिख सकती हूँ? 1000 नो 10 रेज टू पर 3 लिख सकते हो ना? 95 तो यहीं रह जाएगा। ये नहीं पता लगा क्या? पता लग गया मैम। 1000 को ऐसे लिख दिया, अब ये पहली फॉर्म बन गई, ये n आगे आ जाएगा, n यहाँ पे 3 है तो 3 log 10 माइनस log 95। ये किसी ने नहीं तो नुस्खानियाँ कैलकुलेशंस करनी है, मान के चलते हैं कि बच्चों को आता है। और log 10 1 होता है, log 10 1 होता है, याद रखना पड़ेगा। तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गया। अब इसको 2 से डिवाइड भी कर लो, साथ ही इतना आएगा 0.0591 डिवाइड बाय 2 इतना आता है। log 10 1 है तो 3 रह गया, ये बन गया। अब खाली हमें log 95 देखना आना चाहिए, वो मैं आपको कल सिखाऊंगी। बाकी सारी तो कैलकुलेशन सिंपल है, वो ई आ जाएगा। समझ गए? यहाँ तक कॉपी में कर लो, फिर कैसे सीखना है वो कल बताऊंगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? शुड आई मूव अहेड? यस मैम। आगे देखो, अब एक चीज़ और बता रही हूँ, उसके बाद और न्यूमेरिकल कराऊंगी। अभी बेटा जो हमने नर्स्ट इक्वेशन लगानी सीखी है वो हमने अभी हाफ सेल पे सीखी है। हाफ सेल मतलब जैसे जिंक के आयंस में पूरा सेल क्या था, जैसे डेनियल की एग्जांपल की थी, इधर जिंक है इधर कॉपर है। जो पूरा सेल होगा उसका अपन ने ईएमएफ पर निकाला था कल। ईएमएफ का फॉर्मूला किया था ई नॉट कैथोड, क्या होता है आगे, माइनस एनोड। ई नॉट एनोड। तो ईएमएफ को मैंने तो बोला था ई नॉट सेल भी बोलते हैं, ईएमएफ को ई नॉट सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यही लिख लोगे नीचे। और फिर वही बात है, तुम स्टैंडर्ड वाली पोटेंशियल यूज करके नेट पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो नेट पोटेंशियल भी तो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ही हुई ना। ई नॉट सेल का मतलब क्या है, नेट ईएमएफ एट द स्टैंडर्ड कंडीशंस। बट नाउ अगेन मैंने अब कंसंट्रेशन दोनों में ही चेंज कर दी है ना, कंसंट्रेशन चेंज कर दी, तो जो नेट पोटेंशियल आएगी वो स्टैंडर्ड थोड़ी बोलेंगे, उसको ई सेल बोलेंगे। तो अब हमको ई सेल और ई नॉट सेल में रिलेशनशिप देखना है। पहले हमने ई और ई नॉट में देखा था, अब ई सेल और ई नॉट सेल, फर्क समझ गए ना? ये हाफ सेल की बात है, ये पूरे सेल की बात है।
ठीक है, फंडा वही है, ਇਹਦੇ ਚ भी जो रिलेशनशिप जो इक्वेशन बताएगी उसको भी नॉन्स्ट इक्वेशन ही बोलेंगे, और वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही होता है, जस्ट अ लिटिल बिट डिफरेंस। डिफरेंस कहाँ पे आएगा मैं बताती हूँ। डेनियल सेल का केस ही लेके चल रही हूँ बेटा। अगले दिन देखो लेक्चर ना, ये जो +1 +2 में क्या होता है, अगले दिन का लेक्चर तभी तुम टीचर का समझ पाओगे यदि तुमने पिछले दिन पढ़ाई की है। बच्चे मतलब तो क्या सोचते हैं कि चलो लेक्चर लगा लेते हैं, टेस्ट में पढ़ेंगे। फिर दिक्कत क्या है, अब डेनियल सेल जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा वही मेरे साथ मतलब फ्रीक्वेंसी मैच करके समझ पाएंगे, नहीं फिर आपका ऊपर से जाता रहता है, फिर वो काम हो जाता है इकट्ठा। ये मेन दिक्कत आती है। तुम डेली का डेली मतलब अपना सीक्वेंस ठीक रखो ना, तो बहुत आसान लगती हैं चीज़ें। अब डेनियल सेल की इक्वेशन कब आएगी, जब पढ़ाई करी होगी। मैं एक बार सिखा देती हूँ बट भूल तो जाओगे ही ना, ह्यूमन माइंड है। इसमें ये इक्वेशन बनी थी नेट, सल्फेट नहीं लिखा ना, जर्नल आयन वाली लिखती है। ਹੁਣ मैं मान लो ਇਹਦੇ ਤੇ लगानी है, कंसंट्रेशन बदल गया तो ई सेल मतलब आएगा, ई नॉट सेल नहीं होगा क्योंकि यूनिटी नहीं है। तो रिलेशनशिप क्या है इनमें, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल अपॉन माइनस 0.0591 n लॉग। यहाँ पे बेटा इधर लिखते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस, बस इतना सा चेंज आता है। किया तो उसमें भी यही था हमने, बेसिक फंडा तो सेम ही रहता है। उसमें भी अपन क्या लिखते थे, लॉग m अपॉन आयन। m प्रोडक्ट था, ये रिएक्टेंट था, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही चलता है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा हैं तो सारे लिखने हैं, रिएक्टेंट ज़्यादा हैं तो सारे लिखने हैं। तो ये समझ में आया क्या बोल रहा है मैंने? यस मैम। बाकी भी बोल लिया करो, हैं भगवान ने सबको गला दिया है, अकेले मुझे नहीं दिया। बट इसमें देखो अब हम क्या कर सकते हैं, तुमको बताया प्योर सॉलिड की 1 है, ये प्योर सॉलिड है और ये प्योर सॉलिड है। आयन की थोड़ी कंसंट्रेशन 1 लिख सकते हो, जो प्योर सॉलिड है आपके पास जैसे कॉपर और जिंक, तो इनकी कंसंट्रेशन 1 लेके चलते होते हैं। अब कंफ्यूज मत हो जाना, 1 वो इक्विलिब्रियम में पढ़ाया गया था तुमको, तो बचे आयन तो ये बच जाता है, रिड्यूस होके ये बन जाता है। बट तुम बस याद रखना कि ऊपर प्रोडक्ट लिखने हैं, नीचे रिएक्टेंट लिखने हैं। This is a typical example of the Daniell case. Suppose I want to write the general reaction, then what should it be? मेरे पास जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखा है तो मैं एक जनरल इक्वेशन लिख देती हूँ। तो इस पे मैं कैसे नॉस लगाऊंगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। प्रोडक्ट क्या है यहाँ, सी, ये स्मॉल सी बेटा स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, पता है ना स्टिशियोमेट्रिक, यहाँ पे तो 1 1 है, कई बार बैलेंस करने के लिए हम 2 3 लगाते हैं, वो ऊपर पावर चढ़ानी होती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर देयर कोफिशिएंट्स। So this is the way you can write the generalized Nernst equation for the complete cell. So हमने आज अभी तक क्या सीखा है कि Nernst equation एक हाफ सेल के लिए कैसे लगानी है, पूरे सेल के लिए कैसे लगानी है। Is it fine? सबको समझ में आ गया? ओके, अब क्वेश्चन एक उठा रही हूँ मैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, सॉल्व्ड, देखते हैं। ये बेटा बेसिक लेवल है, ठीक है। फिर दोबारा कह रही हूँ, इतना तो तुम्हें मिनिमम मतलब इवन बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आने के लिए भी करना है, पास होने के लिए भी करना पड़ेगा। तुम ऐसा सोच रहे हो कि पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा। दिस इज द बेसिक, एनसीईआरटी का है वो मिनिमम है। पहले तुम एक लेवल बनाओ, फिर मैं तुमको और चीज़ें सिखाऊंगी, बट इसमें पहले अच्छे नंबर लेके आओ। तो क्वेश्चन देखो क्या है, नीट में तो मेनली तुम्हारा एनसीईआरटी कर लिया तुमने अच्छे से, तो नीट लेवल तो बन ही गया।
जेई में थोड़ी बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, वो मैं एक्स्ट्रा करा दूंगी। नीट तो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी उठ के आता है, कुछ बाहर से नहीं आता। ये तो स्टेटमेंट लिख रहे हैं आप अभी। पहले 4 चैप्टर मेनली काफ़ी बड़े बड़े हैं +2 में ना, उसके बाद थोड़ा ठीक होने लग जाएगा। 5th छोटा है, 6th छोटा है, 7 थोड़ा बड़ा है, बट 7 से तुम्हारी इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाती है। इनऑर्गेनिक में तो मेनली क्रैमिंग का पोर्शन रहता है, उसमें याद करना पड़ेगा काफ़ी कुछ। तो जैसे +1 में पढ़ा होगा ना पीरियोडिक टेबल, तो उस टाइप के हैं। 7 चैप्टर हो गया, 8th 9th मिक्स सा है। तो पहले 4 चैप्टर हैं ज़्यादा जोर लगाने वाले, उसके बाद तो याद करने वाला है मेन 8 9 तक। फिर दूसरी बुक तो आपकी पूरी ऑर्गेनिक ही है, वो तो सारी आपको समझ के फिर याद करनी पड़ेगी। पहले 4 चैप्टर मेनली न्यूमेरिकल्स के। हाँ, तो क्वेश्चन आगे क्या है? कैलकुलेट इट्स ई सेल, ऐसे लिख के दिया हुआ है। इफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू 3.17 वोल्ट। और बेटा हेनरीज लॉ रिवाइज कर लेना। मैंने जानबूझ के थोड़ा सा पोर्शन डाल दिया था ताकि आप बिल्कुल आउट ऑफ टच ना हो जाओ कि वो चैप्टर निकली जा रहे हैं तो आप भूलते जाओ, क्योंकि थोड़ा साथ साथ करोगे ना तो लगता है कि हाँ यार पढ़ा हुआ है। नहीं तो आप 1 महीने बाद उठाओगे तो यू विल फील लाइक कि हमने किया भी था ये चैप्टर, फिर सारा नोट्स उठाने पड़ेंगे, शुरू से करना पड़ेगा। तो हेनरी लॉ को आपको खाली आधा घंटा लगेगा रिवाइज करने में। नोट्स पढ़ लेना, क्या क्या किया था, 1-2 क्वेश्चन करके देख लेना, आपका काम हो जाएगा। हर बार मैं ऐसे किया करूंगी, पिछले चैप्टर्स का कुछ कुछ टॉपिक डाल दिया करूंगी। देखो क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द सेल। एक तो रिप्रेजेंट करना है, वो तो कर लेंगे। मेन ये है, ई सेल निकालना है, ई नॉट सेल दिया हुआ है, ठीक है। क्या करें, सिखाया तुमको मैंने। ई सेल रिएक्शन भी दिया हुआ है। क्या इक्वेशन होती है? ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट। प्रोडक्ट केड़े केड़े थे? मैग्नीशियम आयंस का कंसेंट्रेशन इनटू सिल्वर का कंसेंट्रेशन रेज़ टू पावर 2। वो अलग बात है कि ये 1 हो जाएगा क्योंकि ये प्योर सॉलिड है, बट एक बार पूरा लिख लो। अपॉन रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, ये प्योर सॉलिड है, पावर इसकी 1 ही है तो मैंने लिखी नहीं, इनटू सिल्वर आयंस की कंसेंट्रेशन पावर 2। ये बहुत ध्यान देना है कि ये स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में आ जाते हैं। नाउ ई नॉट सेल इज गिवन टू अस। एन वैल्यू कितनी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे? क्या तुम देख पाते हो? ये 0 से +2 में गया है, और ये तुम बोलोगे मैम +1 से 0 में गया है, बट बैलेंस करने के लिए तो टोटल 2 लगाया है ना, तो एन की वैल्यू 2 है। समझ में आया एन की वैल्यू? ये देखो मैंने वैल्यूज पुट कर दी। मैग्नीशियम आयंस की कंसेंट्रेशन ये दे रखी इसने, इसकी तो 1 है। सिल्वर आयंस की कंसेंट्रेशन ये दे रखी है ब्रैकेट में, रेज़ टू पावर 2। अब इसको सॉल्व करना बचा बस। या प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, क्या मैम? मैं पूछ रही हूँ पता लग गया कैसे किया है? यस मैम, पता लग गया। अब इसको सॉल्व का देखो वो सीखेंगे हम लोग।
सारा आपको ये तो थोड़ा पता बता ही दिया कि ये सब्ट्रैक्ट होना है। अब ये देखो नीचे तुम कैसे लिख सकते हो, तुम ये पता है इसको तुम ऐसे लिख सकते हो। ये और ये एक बात है, इतना मैथ आता है कि नहीं आता? अच्छा मैम। तो इसकी जगह क्या लिख दूंगी मैं, ये है 10⁻⁻8 है, ऊपर जाके 10⁻+8 होगा। तो ट्राई करियो दी कैलकुलेशन थोड़ी आप पे लॉन्ग छड़ के, बाकी नो सिंपलीफाई फॉर्म च बना के देखिए। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सुबह आई ट्राई टू सेंड यू द सॉल्व वर्कशीट, तो फिर उसके साथ कंपेयर कर लेना। मैं ना भी कर पाई तो कल आपके डाउट्स ले लूंगी। ठीक है, ओके, गुड नाइट। थैंक यू मैम।